स्टैंडिंग, फॉरवर्ड, बैक बेंडिंग, ऐसा वाला क्या? हम्म, मतलब बताएं बताएं। स्टैंडिंग से शुरू कर रहे हैं, फिर फॉरवर्ड बेंड है, बैकवर्ड बेंड है, हम्म, और फिर लेटरल, लेटरल भी होगा क्या? लेटरल में आपका कैसे करने का मतलब है? मतलब जो वो ताड़ासन करते हैं, हम्म और लेफ्ट राइट मूवमेंट जो होता है। अलाइनमेंट के लिए वो इसके ना एक में ही क्लोज होता रहता है, तो और फिर वेरिएशन की अगर बात करें तो। ओके, उसके बाद फिर सिटिंग पोस्चर्स आएंगे। हम्म सॉरी। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी, प्लीज बताएं आगे। ये चार मतलब पांच तरह के होते हैं ना, फॉरवर्ड, जी बैकवर्ड जी। और नहीं, स्टैंडिंग, मेरा क्वेश्चन ये सिटिंग। था कि ये सीक्वेंस ऐसा क्यों बनाया? पहले हम लेटने वाले कर लेते, बाद में बैठने वाले कर लेते, खड़े होने वाले कर लेते, यही सीक्वेंस क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग अगर सारे स्टैंडिंग या फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, फिर सिटिंग कर रहे हैं, तो बाद में अगर पूरे योगासन करने के बाद रिलैक्स चाहिए करना जरूरी होता है, तो इसके लिए हम लोग लास्ट में करते हैं रिलैक्सेशन वाले। नहीं, हाँ रिलैक्सेशन वाला ग्रेविटी पॉइंट आपका सही का है। जो फोर्स है उसकी वजह से, किस वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। एक्चुअली में यही रीजन है, इसलिए ये सीक्वेंस ग्रेविटी के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर है, कुछ चीजें जो बाहर है, और उन दोनों के मिलान से हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है और हमें उसको कैसे मद्देनजर रखते हुए करना है। इसलिए ये सीक्वेंस ऐसे है। मतलब एकदम से मैं पहले बैलेंसिंग आसन क्यों नहीं स्टार्ट कर रही, और या फिर प्लीज इसमें आपको ना इनमें से किसी को मैं वो कर देती हूँ। लेकिन कोई कोई स्कूल्स जो है ना, वो पहले हम्म, स्लीपिंग से स्टार्ट करके फिर स्टैंडिंग तक भी आते हैं, मतलब दोनों वाइस वर्सा, ऐसा इसका सीक्वेंस है और दोनों का रीजन जी। एक ही है। दोनों का रीजन एक ही है वैसे। अब कुछ चीजों में तो ऐसा हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम कुछ चीजों में चेंज कर सकते हैं, पर कुछ खास चेंज चेंज नहीं। जैसे सिटिंग में है, उसमें क्या होता है कि सिटिंग में अपने ये आपकी मर्जी है कि पहले से पेट के बल आप करवा रहे हैं और फिर आगे फॉरवर्ड वाले करवा रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले पेट वाले करवा दिया, मतलब मीन्स मैंने एक तरह से देखा जाए तो मैंने इन्वर्टेड पोस्चर्स करवाने शुरू कर दिए बैठने वाले में, जैसे कि सुपाइन पोस्चर्स पहले करा दिए, प्रॉन पोस्चर्स बाद में कराए। ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं चेंज, लेकिन ये नहीं है कि पूरी सीरीज या पूरा सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमारी ग्रेविटी फोर्स जैसा नीचे की तरफ हमें पुल डाउन करती है, तो हम पहले स्टैंडिंग आसन इसलिए कर लेते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी सी ना खुल जाती है, और हमारी बॉडी में जो नॉर्मल हमारा गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे टुवर्ड्स हमारे ब्लड को, हमारे ऑर्गन्स को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। जो फ्लूइड हम पढ़ रहे थे ना आज भी, जो हर एक ऑर्गन के बाहर एक फ्लूइड है, उसकी अपनी एक थैली है, उस थैली में कुछ फ्लूइड है, और उस थैली के अंदर उसको रखा गया है, ऑर्गन को। ठीक है, आप ये समझिए कि दो थैलियां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, उसके बीच में एक फ्लूइड है, फिर जो छोटी थैली है उसके अंदर उस ऑर्गन को बांध के रखा गया है। क्लियर हुआ? अब ये जो फ्लूइड है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया या रखा गया ताकि शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करे, दूसरा एक ब्योन सोर्स की तरह काम करे, ताकि हमें उस ऑर्गन का वेट महसूस ना हो पाए। ठीक है, तीसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि इसके ना कि जितने भी इन्फेक्शन है पहले वो उससे लड़ते हैं, फिर हम तक पहुंचते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचते हैं हम तक, मतलब। ठीक है, ऐसे ही ब्रेन का है, ब्रेन के अंदर वो फ्लूइड अगर नहीं होगा, सीएसएफ अगर नहीं होगा, तो ये जो 1.5 किलो का ब्रेन हम लेके घूम रहे हैं ना, ये बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि जब सर दर्द होता है तो बड़ा थ्रॉम्बिंग सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मार रहा है, बड़ा हैवी ब्रेन लगता है हमें, मारा नहीं, बहुत हैवी ब्रेन लगता है हमें। वो इसलिए लगता है कि जो एक सर्कुलेशन है, कहीं ना कहीं वो या तो बहुत फास्ट हो रहा है, और वो फास्ट होने की वजह से हमारी बॉडी उसका कोप अप नहीं कर पा रही है। वो इतना फास्ट हो गया, जैसे होता है ना भागने पे हमें बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाती है, और एक पल के ऐसा होता है जैसे कि हम तो गए, आज तो हम गए।
तो वो जो एक फीलिंग होती है कहीं ना कहीं ब्रेन वो उस चीज को उस तरह से महसूस कर रहा होता है, इस वजह से हमें ऐसा फील होता है जैसे कि हमें लाइक ब्रेन इज टू हैवी, आई एम नॉट एबल टू गेट इट थ्रू। तो वो थोड़ा सा हमें पेन होना शुरू हो जाता है। हालांकि सर दर्द के बहुत सारे प्रकार हैं, सबके साथ मत जोड़िएगा इस बात को। हर सर दर्द का एक अपना रीजन होता है। कुछ सर दर्द हमारे अंडरलाइंग डिजीज की वजह से होते हैं जो हमें नहीं पता चलते, बार बार होने पे वो हमें पता चलता है कि इसकी वजह ये थी। ठीक है, तो हर एक सर दर्द को जोड़ मत लीजिएगा कि सिर्फ यही एक रीजन है। ठीक है, चले आज के हम देखते हैं कि 5 प्रकार जो हमारे हैं आसनों के, जिस 5 प्रकारों में उसको वर्गीकृत करा गया है वो है खड़े होकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन, पेट के बल करने वाले आसन, पीठ के बल करने वाले आसन। फिर हम पुनः खड़े हो जाएंगे और उसके अंदर हम कुछ अपने बैलेंसिंग आसन करेंगे, कुछ बैठे हुए बैलेंसिंग आसन भी होते हैं। ठीक है, मेजरली बैलेंस आसन के ऊपर बात करी गई है। और फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम को लास्ट में रखा, सॉरी प्राणायाम, सॉरी, रिलैक्सिंग पोस्चर्स। रिलैक्सिंग पोस्चर्स के बारे में यहाँ इतनी बात नहीं करी गई है, पर हम ये कहते हैं कि रिलैक्सिंग पोस्चर्स करेंगे, फिर हम प्राणायाम करते हैं और लास्ट में उसको मेडिटेशन या ध्यान के साथ जोड़ते हुए उसका अंत करते हैं, जो असली प्रक्रिया होती है। इसमें वो सब नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग अलग है कुछ चीजों का। वैसे मुझे आसन से पहले आपको योगिक सूक्ष्म व्यायाम करवा देना चाहिए था, अगर हम एक्चुअल सीक्वेंस ले दो। षटक्रम, योगिक सूक्ष्म व्यायाम, देन आसन, देन रिलैक्सिंग पोस्चर्स, फिर प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ध्यान, फिर आएगा आपका टुवर्ड्स मेडिटेशन, समाधि की ओर, या उसकी तरफ ले चल सकते हैं, या धारणा पहले कह सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? प्राणायाम के साथ ही बंद करवाते हैं वैसे मेजरली। क्लियर है? इस सीक्वेंस से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इतने यहाँ तक तो सीक्वेंस हम सब करते ही आ रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा, अभी हम कहते हैं जितने भी खड़े होकर करने वाले आसन हैं, पहला शुरू, अर्ध कटी चक्र आसन। अर्ध मतलब आधा, I'm sorry, जी, अर्ध मतलब आधा, कटी मतलब हमारी कमर, चक्र मतलब गोल, गोलाकार में घुमाना किसी चीज को, चक्र मतलब व्हील। ठीक है, आसन, हम उस आसन को करने, उस पोस्चर को करने जा रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, मैं आसन कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही, क्योंकि हम सब करते ही आ रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो बिगिनर लेवल पे या हम एमए के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं उसको आसन कैसे परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, हम सीधा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमारे आते हैं। पहला होगा बेनिफिट, देन होगा काउंटर इंडिकेशन। ठीक है, इसी के ऊपर ही बेसिकली हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि जो आसन जनरली हमारे हमारी बुक्स के अंदर, हमारे टेक्स्ट के अंदर जो है, उन आसन के ऊपर उसका टेक्निक पूछी जाएगी या विधि पूछी जाएगी कि करते कैसे हैं। जो आसन उसके अंदर नहीं है, उस आसन को करने के बारे में शायद हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें क्या एंगल होना चाहिए, कुछ है। पर ऐसा कोई मैंने अभी तक क्वेश्चन इस लिहाज से तो नहीं देखा अभी इसमें, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा डिफिकल्ट वो आए कि जो हमें आता ना हो। मतलब आसन ऐसा कोई आए जिसकी विधि हमें ना आती हो। विधि के प्रति वैसे सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्स्ट के रेफरेंस से ही आता है। ठीक है, चलिए। इसमें आता है बैक फंक्शन ऑफ यूट्रीन ब्लीडिंग। जो हमारी यूट्रीन ब्लीडिंग में क्या होता है जनरली, जो उस प्रकार की जो जिन लोगों में ड्यूरिंग द मेंसेस एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मेंसेस, समटाइम्स इट जस्ट हैपन। ओके, और ये जो बीमारी बनने लग जाती है धीरे धीरे, एक आध बार कभी कभी हो जाए तो बॉडी में कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम है, उसको थ्रो आउट करने के लिए बॉडी ऐसा कभी कभी करती है कि उसको ब्लीडिंग के माध्यम से, यूट्रिन माध्यम, उससे माध्यम से हमारी बॉडी में से कुछ टॉक्सिन्स निकलती हैं, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। ये हमें दिखा लेना चाहिए एक बार डॉक्टर को। और अगर किसी को ये बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है तो हम ये आसन करेंगे। किसी को अगर अर्ली स्टेज से नहीं, आगे बढ़ चुका है, तो हम इस स्टेज से थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे। हम फिर थोड़े नॉर्मल उसको सूदिंग जो कर, उसको सूद करे उस वाले आसन को करेंगे। अगेन याद रखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमने ड्यूरिंग उस प्रॉब्लम के टाइम पे हमने वो आसन हम अवॉइड करें। जब वो बहुत बढ़ जाती है,
क्योंकि वो थेरेपी में कौन से आसन यूज करने चाहिए वो आसन हमारे कम होते हैं, क्योंकि जब एक एक्सट्रीम लेवल पे कोई एक स्टेज पहुंच गई है तो वो व्यक्ति क्या वो उन आसनों को कर सकते हैं, ये प्लस क्या कॉम्बिनेशन है डिजीज का या डिसऑर्डर्स का बॉडी के अंदर। सिर्फ एक प्रॉब्लम के ऊपर नहीं बात होती है, बॉडी में और कितनी प्रॉब्लम साथ साथ में है उसको देखकर हम थेरेपी देते हैं। तो थेरेपी के अंदर आपका ये आसन उसके अंदर सेट बैठेगा ये नहीं बैठेगा, ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं नहीं बना सकते, और कोई बीमारी अगर उनको है उसके लिहाजे में उसके साथ देखते हुए करना है, ठीक है। प्लस जो मेजर है, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है इसको करने की, क्या वो बैठे बैठे कर सकते हैं, अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं तो उनको हम बैठे बैठे करवाएंगे। कोई अगर व्यक्ति है जिस जो पहले से ही बहुत सारी मान लीजिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हम उनको और स्लो स्लो करवाएंगे, हम कहेंगे आप इतना ही बेंड कीजिए और मत कीजिए, तो ये थोड़ा देख कर करेंगे हम, ठीक है। आ गया डिस डिसलिपिडीमिया, इंक्रीज एलडीएल, लो डेंसिटी lipoprotein और बैड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज इन गुड कोलेस्ट्रॉल और हाई एचडीएल। इसमें क्या होता है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर यानी कि लिपिड प्रोफाइल जिसका होता है, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल किसी का अगर बढ़ गया है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर गया है, उसकी उसको बैलेंस करने के लिए कटी चक्र आसन काम आता है। क्यों काम आता है? आप मुझे बताएंगे कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल यानी कि लिपिड को पचाने के लिए हमारा कौन सा ऑर्गन ज्यादा काम करता है? पैनक्रियास करता है, गॉल ब्लैडर करता है, लीवर करता है, इंटेस्टाइन खुद करते हैं, किडनी करती है, लंग्स करती है, हार्ट करता है, कौन करता है? फैट का डाइजेशन कहाँ होता था? ड्यूरिंग द डाइजेशन कहाँ पे होता था, माउथ में या स्टमक में या इंटेस्टाइन में? बताइए, प्रियंका पांडे जी आप बताएं, फैट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन या कि हम्म इंटेस्टाइन में कौन सा वाला भाग, बॉल छोटी या बड़ी? बॉल स्मॉल 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 में। ओके, स्मिता जी। आई थिंक लिवर है। स्मिता जी, तो शायद फोन से थोड़ा दूर है। अच्छा नीतू जी, नीता जी सॉरी, कुछ भी आंसर दीजिए, गलत होगा तो आपको याद रहेगा कि गलत दिया था। कुछ भी आंसर दीजिए तो सही। सच में गलती करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप गलती नहीं करोगे आपको आंसर याद नहीं रहेगा कि सही कौन से वाला था। कोमल जी, आप एक बार ऑप्शन फिर से बताएंगे क्या? ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया था, मैं तो वैसे ही एग्जांपल दिया था कि ये कौन सा ऑर्गन अच्छा, रहता है। नहीं नहीं, क्वेश्चन ना क्लियरली सुनाई नहीं दिया। ओके, लिपिड जो होता है हमारी बॉडी में यानी कि फैट जो होते हैं हमारी बॉडी में बसा जो होता है, उसके हाँ। अंदर बहुत सारे तरीके की हमारा लिपिड आता है ना हमारी बॉडी में, फैट जो आता है तो हम्म, उसमें एलडीएल होता है एक एचडीएल होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। राइट, अगर वो भी याद नहीं है इसको छोड़ दो, उससे बताइए कि फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में? स्टमक में, माउथ में, इंटेस्टाइन में, कहाँ पर, या लीवर में? स्टमक में। स्टमक में। स्मॉल ओके, इंटेस्टाइन। कहाँ पर स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर होता है? आपने करेक्ट आंसर दिया है काजल जी और प्रियंका जी, आप दोनों का आंसर सही था। चलिए, जो फैट का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और इनिशियल पे ही हो जाता है, जहाँ ड्यूडेनम होता है वहाँ सारे जूसेस निकलते हैं। जो बचा कुचा हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना वहाँ बचता है, और जितना फैट होता है हमारा यहीं पे आके पचना शुरू हो जाता है। जो हम घी की बात करते हैं कि घी जो होता है अगर उसको आप जलाओगे नहीं, मतलब बिल्कुल फ्राई नहीं कर दोगे, जब हम पूड़ियाँ तलते हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गया ना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीट उसके अंदर आ गया, अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो जो घी है वो प्रॉपरली उसमें से अच्छा वाला जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको एब्जॉर्ब करके, और गुड ओमेगा मतलब जो उसके फैट्स हैं
लिपिड है, उसको एब्जॉर्ब करके हमारी ब्लड सर्कुलेशन से आगे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बैड होगा ना, वहीं वहीं के वहीं चिपक जाता है, वो रुक जाता है। रुक क्या जाता है, मतलब मीन्स वो आगे जाता था जरूर ब्लड ब्लड के माध्यम से, पर जहां जहां उसको नहीं नहीं होना चाहिए था, वहां वहां वो पहुंच जाता है। जैसे कि हार्ट के आसपास का, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, इन जगहों पे ही पहुंचना शुरू हो जाता है, विच इज नॉट गुड। वो अच्छा नहीं है। वो अगर जमना शुरू हो जाएगा ना, तो हमारी जो वेसल्स है उनको पतला कर देगा, ठीक है। या फिर हमारी किसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ पे, जैसे कि लीवर के अंदर है, या हमारे, और हमारे जो इंटेस्टाइन की जो हमारे है, उसकी लेयर्स के अंदर चिपकना शुरू हो जाएगा, तो वहां से वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वो जगह छोड़ता नहीं है। वो एक जिद्दी फैट बन जाता है, जो अच्छा फैट नहीं है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट करता है, ये बेनिफिट्स नहीं देता हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसको हम सैचुरेटेड फैट की तरह भी कह सकते हैं। फ्यू ऑफ द सैचुरेटेड फैट्स आर गुड फॉर आवर बॉडी, बट मेनी ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, दीज अगेन, वो भी सारे अच्छे नहीं होते, सारे बुरे भी नहीं होते। मेजरली उसके अंदर ज्यादा अच्छे होते हैं और कम वो होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हमारा हमारा ये आसन बहुत अच्छा है, आप खुद देखिए, देखिए हमारा लंग्स जो है इस तरफ से ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। ये वाली साइड से हमारा लंग का जो पार्ट है, लंग्स जैसा है उसका मीन्स साइड वे से हम उसकी, जो उसकी कैविटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, ताकि लंग्स को हम और स्पेस दे सके टू एक्सपैंड, ठीक है। फिर आता है, यानी कि ऑफ कोर्स दोनों साइड से करेंगे अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ से भी करेगा, तो फिर जब ये यहाँ झुकेंगे तो इस तरह से भी करेगा, ठीक है। ओबेसिटी में बहुत अच्छा है। ओबेसिटी में क्या होता है कि इसके अंदर, अगेन, ओबेसिटी किस वजह से होती है? गेटिंग टू मच ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, टू मच ऑफ फैट इन योर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल मीन्स मैं फैट बोलूंगी यहाँ पर। टू मच ऑफ फैट इन योर बॉडी, टू मच ऑफ जो त्रिदोष जो बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाता है, या कहीं की इतना ज्यादा हमारे अंदर अग्नि मंद हो जाती है कि वो चीजों को पचाने में सक्षम नहीं रह जाती। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आती है, जो हेल्प करती है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन जो है बर्निंग बर्निंग एलिमेंट है, तो वो हमें बर्न करने में हमें हेल्प करती है। सेकेंडली, जब हम थोड़ा सा मूव करते हैं, जो हमारी कटी है, यानी कटी यानी कमर, जो कमर वाला भाग जो आता है, कमर वाला भाग जो आता है, ये वाला भाग जो आता है, यहाँ हमारी इंटेस्टाइन मूव करती है। आपने देखा है कि हम शंख प्रक्षालन के अंदर भी इस आसन को यूज करते हैं, इसी वजह से इन आसन को यूज करा जाता है, क्योंकि इसमें हमारी इंटेस्टाइन मूव करती है लेफ्ट टू राइट अच्छे से, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करती है। लेफ्ट एंड राइट का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपनी जगह से ज्यादा बेंड कर रही है, ठीक है। फिर आते हैं स्पाइनल एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती है, जो साइड वेज में दर्द होती है ना किसी को, जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड में, वो उसके लिए अच्छा है। लीवर के लिए लंग्स, किडनी, एलिमिनेट और देयर टॉक्सिन्स, ये हमने शक प्रक्षाल के हिसाब से हम इसको जोड़ के समझ सकते हैं। लीवर, इसलिए लीवर की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। लीवर की फंक्शनिंग कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगती है। फिर हम जो भी खाया हुआ था या खा रहे हैं आगे चलकर, वो ज्यादा पचेगा। जब वो पचने के लिए पचेगा अच्छे से, तो ब्लड के अंदर अच्छे से जाएगा, फिर लीवर की भी फंक्शनिंग अपने आप सुधरने लगेगी, ठीक है। और लीवर की फंक्शनिंग जो कहीं ना कहीं रुक सी जाती है, थम जाती है, मैं कहूंगी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, जो विद द एज फैक्टर, वो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज हाइट इन चिल्ड्रन, क्योंकि ये हमारे ग्लैंड्स के ऊपर अच्छा फर्क करता है, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स धीरे धीरे और ज्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। किडनी, लीवर अच्छा होना शुरू हो जाता है। थायमस ग्लैंड पे भी फर्क पड़ता है, विच इज रिलेटेड विद द हाइट, ठीक है। फिर रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन, ये तो हम समझ गए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का मेजर कॉज क्या है? ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिपेशन का मेजर कॉज क्या है हमारी बॉडी में? सबसे पहला कॉज, अगर किसी से पूछें आप ये करते हैं या नहीं करते हैं, प्रियंका जी, कॉन्स्टिपेशन का क्या मेजर कॉज रहता है हमारी बॉडी में? नहीं याद आ रहा? कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। मैं कह रही हूँ, गलत आंसर देने के बाद सही आंसर याद रहता है। सोचो। स्मिता जी, मेरी आवाज आ रही है आई ना? थिंक वाटर इनटेक। किसका? वाटर इनटेक। हाँ जी, एग्जैक्टली। मेजर जो सबसे प्राइम हम अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट की, बात करते हैं पानी की। पानी क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर पानी कम होगा ना, तो जो फीसिस बने हैं, जो टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट बने थे ना, वो वहीं चिपके रह जाते हैं, प्रॉपरली आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, वो जब फ्लो नहीं कर पाएंगे ना आगे, तो उसे क्या होगा, क्या दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वो अंदर ही अंदर चिपका रह जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। जितनी मर्जी जोर लगा लीजिए, जो इंसान जो इस दुविधा से जूझ रहे होते हैं, उनका सबसे बड़ा मेजर कॉज ये होता है कि पानी कम पीते हैं, वो सबसे ज्यादा पानी कम पीते हैं। फिर जितने मर्जी चूरन या दवाइयां आप लें, लेकिन अगर वाटर इंटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं है बॉडी के अंदर, और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पानी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इट मीन्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरा रीजन जो इसी के साथ उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट है, वो है फाइबर्स का इंटेक। ठीक है, पानी तो मैं बहुत अच्छा लेती हूँ जी, लेकिन मेरी बॉडी में निकलते मेरे को फिर पानी के इंटेक से ठीक रहेगा। ऐसा आपको शायद कभी महसूस कम होगा कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप फाइबर साथ में अच्छे से ले रहे हैं, तो ये चीज कम होनी शुरू हो जाएगी। जब हम इस तरह के आसन करते हैं, तो ये उसके अंदर और बढ़ा देता है। अगर जो कुछ भी आप नहीं ले रहे हो या कम ले रहे हो, तो ये आसन उस चीज को, उसके बेनिफिट्स को बढ़ा देता है जितना भी आप ले रहे हो। ठीक है, फिर बर्निंग द बेली फैट, ये तो हम क्लियरली यहाँ से समझ जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या आ गया, हिप और नी इंजरी और शोल्डर प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको नहीं करेंगे। किसी को फ्रोजन शोल्डर है, हम उनको ऐसी इतनी ज्यादा अभी जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको हाथ ऊपर उठाने में, इस तरह के आसन नहीं करवाएंगे। एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, स्पाइनल सर्जरी, सर्जरी तो आप सोचिए एग्जाम के अंदर कोई भी आए ना, जो भी आसन रिलेटेड है, उसमें सर्जरी कहीं आ गई, प्रॉब्लम कहीं आ गई, जो हाथ ऊपर उठाया, पैर नीचे उठाया है, कुछ भी किया है, बैठे हैं लेटे हैं, जो आसन जिससे रिलेटेड है ना, उसमें सर्जरी तो पहले डाल देना। तो मेंटली तो आप वहां से क्लियर हो गए। अगर क्वेश्चन आपसे अगर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ से तो हम क्लियर हो जाएंगे। तो मेजरली वो पूछता कहाँ है, वो बीमारियों में पूछता है। तो ये वाले जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, इससे ज्यादा तो इतने यूजलेस ही होते हैं हमारे लिए। ज्यादा ज्यादा जो होते हैं ना, मेजरली जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो बेनिफिट्स के अंदर ये आता है, हम किस बीमारी के अंदर पढ़ेंगे, मतलब किस बीमारी में हमें करना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। ठीक है, फिर आता है प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में इसको नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो होता है, वैसे तो अगर बैठ के करवा रहे हैं उनको, तो हम कुछ आसन ऐसे पहले करवा सकते हैं जिसके अंदर कटी चक्र होता है, लेकिन उसमें हम बैठ के करवाते हैं, थोड़ा बहुत कराते हैं, अगेन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पर मेंसेस मेंसेस में तो वो बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। ठीक है, मैं प्रेगनेंसी भी तब कराते हैं इनिशियल स्टेज के अंदर, ताकि लंग्स को और बॉडी को थोड़ा ऊपर खींचने में थोड़ी उनको हेल्प हो। और अगर हम ज्यादा ही अपवर्ड स्ट्रेच दे देंगे उनके लिए मुश्किल है, और खड़े होकर देंगे तो उनके लिए और ज्यादा हैवी रहेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, क्योंकि नीचे भी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होना चाहिए, और बॉडी में अपवर्ड यानी कि जहाँ पे बेली रीजन में जहाँ बेबी है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होना चाहिए। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक तो हम खड़े हुए हैं, पहले ही नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन माना जाएगा, डाइवर्ट हुआ हुआ है, फिर जहाँ हाथ उठाया या कुछ भी हमने किया है, उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट करेगा। थर्ड, अब बॉडी में बेबी भी है, तो वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट वहां उस तरफ कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इस तरह के आसन कम करें, जहाँ पे बेबी के लिए हमें ब्लड सर्कुलेशन हमें कम पड़े, वो ना करें। इसलिए अगर आप बैठ के कर रहे हो, तो बैठ के करने में क्या हो जाएगा, उनके लिए इजी हो जाएगा, सर्कुलेशन एक साइड से कम डाइवर्ट हो जाएगा, मीन्स लेग वाली साइड का डाइवर्ट नहीं होगा। वो फिर अपवर्ड लेवल पे हम अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अपवर्ड में, उनके लिए इजी रहेगा, फिर उनको लंग्स में और उनको सांस लेने में उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके। आते हैं फिर पादहस्त आसन, यानी कि पैर, हस्त मतलब हाथ, आसन पोस्चर। ठीक है, पादहस्त आसन, इसमें हमें हमारे बेनिफिट हमें क्या रहता है, जैसे कि इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स दी, कहाँ पे, दो जगह पे इसका ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छे से होता है। जब हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी गिल्टी है, प्रॉब्लम है, कहीं भी गांठ है, कुछ भी है, इस पूरे एरिया में जितनी भी कहीं भी अगर कोई भी रुकावट थी ब्लड वेसल्स में, मसल्स में, वो सारी धीरे 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 करके ओपन होनी शुरू हो जाती है। जब ये ओपन होती है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तो अच्छा हो ही जाता है। दूसरा, ये आधा शीर्षासन की तरह काम भी करता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे ब्रेन में पहुंचता है। आधा शीर्षासन इसलिए मैंने बोला क्योंकि हम इसके अंदर प्रॉपर्ली अपने हैंड्स पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन है ही है, पर यहाँ पे मेजरली हमारे कहाँ पे आ गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी, हेड रीजन में आ गया। एंड सर्वाइकल के लिए ये, वैसे कहते हैं अच्छा होता है, लेकिन तब जब ये आप अंदर की तरफ सर को ना झुका करके बिल्कुल यहाँ पे सीधा रखा हो, एक सार में रखा हुआ है, उनके लिए अच्छा। जो सर अंदर घुमा लेते हैं हम अंदर, जब नी से टच करने के लिए, यहाँ खतरनाक हो जाता है। तो डिपेंड, अगर किसी का सर्वाइकल इनिशियल स्टेज पे है, तो हम करवा सकते हैं। अगर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मीन्स सर्वाइकल की भी अलग अलग है,
इनिशियल स्टेज की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। सर्वाइकल में भी लेवल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। C1 में है, C2 में, C3 में, C7 में। कौन से वाला सर्वाइकल प्रॉब्लम कर रहा है? अगर चक्कर आने वाला है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नो। चक्कर वाले में बिल्कुल नहीं करेंगे। आंखों में प्रॉब्लम आती है, नहीं, नहीं करेंगे। सर में दर्द होता है या उनको मान लीजिए उनको वो होता है, कान में प्रॉब्लम आती है तो नहीं करेंगे। चक्कर में प्रॉब्लम, चक्कर आती है, लाइट खोलने पे दिक्कत आती है, लाइट ओपन हो जाए जब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उनको चक्कर आते हैं, उनको कुछ झंझना सा महसूस होता है, फिर थोड़ी देर उनको लग जाती है नॉर्मल करने में। ऐसे बात सर्वाइकल प्रॉब्लम में भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे केसेस में नहीं करेंगे। सर्वाइकल उस तब तक लेवल पे करेंगे जब तक उनको थोड़ा शोल्डर में पेन हो रहा है, इतने लेवल तक का, थोड़ा बहुत लेवल का है, हम उसे उस लेवल तक का रखेंगे, ठीक है। वहां तक हम सर्वाइकल ये यूज कर सकते हैं। आगे एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो इंसान सिटिंग आवर्स जिनके ज्यादा है, उनको हम ये जरूर कराएंगे, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनको सर्वाइकल ना हो आगे के लिए, ठीक है। प्लस जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। हालांकि इसके बारे में कम बात करी गई है, पर ये रामबाण की तरह काम करता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनको लेग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको उसको बिठा के पश्चिमोत्तान कराएंगे, वो इसी का ही भाई बहन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अलग आती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी अलग आती है, ठीक है। इसमें थोड़ी ज्यादा आती है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आगे की तरफ सर के यानी कि हेड रीजन में आ जाती है, इसलिए, ठीक है। इम्प्रूविंग लंग फंक्शंस, क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है वहां पे। लंग फंक्शन के लिए हमारे काम कर रहा है कि ब्लड जो है ना वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा, यहाँ इस, सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ, यहाँ पे इस तरफ इतना ऐसे नहीं आ रहा है, यहाँ पर रुक रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी लंग्स फंक्शन को मीन्स जो ब्लड है ना सिर्फ इसी एरिया में, यहाँ तो आ नहीं रहा, अब सिर्फ यहीं तक आ रहा है, अब सिर्फ यहीं तक आ रहा है। तो ये वाले इस रीजन का जो हमारा भाग है, सॉरी ये भी नहीं है, ये वाला भाग भी नहीं, सिर्फ इस वाले रीजन में है, तो उसको ज्यादा घूम के आना ही नहीं पड़ रहा खून को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर आगे स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, जितनी मसल्स हैं उनको अपना ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है प्रॉपरली। बॉडी की फंक्शनैलिटी में, उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अब हर जगह पहुंचने लगता है, ठीक है। क्योंकि सीएसएफ में अगर ब्लड पहुंचने लगेगा, लिम्फ टाइप का ही होता है जो सीएसएफ होता है वो। अ, आप ये समझिए कि एक तरह से सीएसएफ लगा, सीएसएफ जो एक तरह से मान लीजिए लिम्फी है, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, लिम्फी है, उसकी तरह काम करता है। तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर सर दर्द वगैरह नहीं होता, और जो जितना ज्यादा देर आप ड्यूरेशन पढ़ने में लगाना चाहते हो वो आवर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है। स्किन और हेयर हेल्दी होने शुरू होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, ये जैसा अभी आज बात भी हो रही थी रिगार्डिंग कि हमारी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है, ये उसके पीछे उनमें से एक रीजन है इसका, ठीक है। फिर आता है रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ आईबीएस। यस, जो सिम्टम्स जिन लोगों को होता है, प्रॉब्लम आ रही है आईबीएस की स्टार्टिंग स्टेज पे अगर किसी की होगी तो वो भी धीरे धीरे क्योर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इवन स्टार्टिंग स्टेज पे भी अगर कोई है तो वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्या? हमारी आईबीएस की प्रॉब्लम में क्या होता है, मुझे लग तो रहा है जाना है, फ्रेश होना है, पर हो नहीं पा रहे, एंड समटाइम्स चाय पी और फ्रेश होने चले गए। जिस घर में या जिस इंसान को चाय के बाद फ्रेश होना होना पड़ रहा है, समझो वो बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया आईबीएस की, ठीक है। वो बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच गए, या तो कह लीजिए उस स्टेज के अंदर पहले से ही थे, अब समझ आ गया, या उस स्टेज में इतने आगे आ चुके हुए हैं कि अब या तो पंचकर्म के थ्रू वो ठीक होंगे या योगासन के थ्रू ही ठीक हो पाएंगे, ठीक है। मेडिसिन के ऊपर तो हम जानते ही हैं डिपेंड नहीं हो सकते, राइट। तो जब चाय वाला प्रॉब्लम आ जाना शुरू हो जाता है ना कि चाय के बाद फ्रेश हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, तो इट मीन्स आपको योगासन में आना चाहिए, षट क्रियाएं स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्लियर? फिर आता है कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। हाउ इट विल कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेली रीजन पूरा कंप्रेस हो रहा है, ये वाला रीजन मेरा अच्छे से कंप्रेस हो रहा है, और जब ये कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे मसाज हो रही है, कंप्रेशन आ रही है, जितने भी मेरे पैंक्रियाज का जो एक जो उसकी फंक्शनिंग है उसमें भी फर्क आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम कंप्रेशन देते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जब एकदम से हम वापस लेके आते हैं, किसी चीज को लेके आते हैं, जैसे होता है ना, कभी कभी मुट्ठी बनाई खोली, मुट्ठी बनाई खोली, इससे ब्लड सर्कुलेशन वहां पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, जब हम इंटरनली अपने कुछ ऑर्गन्स को दबाते हैं और फिर एकदम से छोड़ देते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कभी अच्छा हो जाता है। सेकेंडली, जब ब्लड सर्कुलेशन इस तरफ था, खड़े होंगे तो सीधे से यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो संकोचन से, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन से ऑर्गन वाइज भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम बंध में भी करते हैं। बंध में हम यही करते हैं ना, चाहे उडियान बंद लगाए, जालंधर बंद लगाए, मूल बंद लगाए, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कर रहे हैं ना, तो वहीं हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। यही इस तरह से इनमें भी होता है, ठीक है।
फिर आता है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैमस्ट्रिंग्स, पीछे यहाँ पे जो हमने बात की थी। फिर तो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, मसाज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स को, एलिवेट करता है, एलिवेट मतलब खत्म करता है फ्लैचुलेंस को, कॉन्स्टिपेशन को, इंडाइजेशन को। फ्लैचुलेंस कोई मुझे समझाएगा क्या होता है, अगर क्लियर है? काजल जी, क्या पूछा मैम? ये फ्लैचुलेंस क्या होता है? पता नहीं, ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके, कोई नहीं। स्मिता जी, नो आइडिया। नो आइडिया। कोमल जी, कोमल जी, आप मीटिंग में हैं कोमल जी? अभी तो थे आप। ओके, योगा जी, मुझे नाम नहीं पता पर आपका जो लिखा आ रहा है उसपे योगा जी है। योगा जी, ओके। फ्लैचुलेंस में बेसिकली क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि जो भी खाया पिया वो बाहर निकल गया, या समझिए कि एक होता है ब्लोटिंग टाइप में, ये उसी का ही प्रकार है, ब्लोटिंग के प्रकार में ही आता है, ठीक है। फ्लैचुलेंस में, कॉन्स्टिपेशन में तो चीज हमारे अंदर अटक गई, वापस बाहर नहीं निकल रही है। इंजेक्शन में क्या होता है कि हम पचा ही नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज को। फिर करता है स्टिमुलेटिंग टोनिंग द स्पाइनल नर्व्स, ये तो पूरा स्पाइनल कर्व हमारा जो है, पूरा का पूरा जो हमारा स्पाइनल कर्व है पूरा टोन हो रहा है ना, इसका चेंज मतलब आगे की तरफ झुक रहा है, ये तो हम झुकते कम है इस तरह का, इस वजह से उसको टोन करता है। फिर इंक्रीज करता है वाइटिलिटी, वाइटिलिटी का मतलब होता है ताजगी बढ़ाना बॉडी के अंदर, ठीक है। इम्प्रूव करता है क्या, मेटाबॉलिज्म, कंसंट्रेशन, और नेजल कंसंट्रेशन क्यों इम्प्रूव करता है, क्योंकि टुवर्ड्स ही ब्रेन हमारा खून दौड़ा जा रहा है इसलिए। फिर हेल्प करता है नेजल एंड थ्रोट डिजीज, जितने भी मेरी नाक में या मेरे गले में कोई भी इस तरह के डिजीज आते हैं, उनको लड़ने में, फाइट बैक करने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ रही है ना, तो अपना भी इन सब चीजों में फर्क पड़ना शुरू होता है। प्लस ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ एक और चीज भी है, लिम्फ का बढ़ना, लिम्फ का पहुंचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम डिजीज या इंफेक्शन की बात करते हैं, ओनली ब्लड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, okay, so lymph is also very much important. Why lymph is important? Because it contains WBC, okay, तो वो वहां पे इसलिए हमें हेल्प करता है, जहाँ पे हम कहते हैं डिजीज या इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है, इस वजह से ज्यादा मिलती है। तो ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पे नहीं लिखना होता, ओके। और क्यों नहीं लिखना होता, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चलो इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन हर जगह पहुंच रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि हर कोने में ऑक्सीजन पहुंच रही है। जैसे दिवाली की सफाइयों में होता है ना, हम हर रोज तो सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली के दिनों में हम हर कोने के अंदर पहुंचते हैं, हर एक जगह पे पहुंच पहुंच के सफाई करते हैं ऐसे, ठीक है। फिर टोनिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को जब तक हम दबाएंगे नहीं, मरोड़ेंगे नहीं, तो उनकी टोनिंग, उनकी मसाज नहीं होती है। खाने पीने में तो हम अपना परहेज करते ही हैं, लेकिन जब इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो इस तरह से उसको कहीं ना कहीं उनको मसाज होती है। इंश्योरिंग वेल फंक्शनिंग ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन का जो हमारा फंक्शन है वो कैसे बढ़ जाता है, ओ सुधर जाता है, जब लीवर सुधरेगा ना तो स्प्लीन अपने आप सुधर जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है ना, स्प्लीन में अपने आप फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेवयार्ड है, किसका ग्रेवयार्ड है, आरबीसी का, आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, तो उससे लीवर का क्या फर्क पड़ता है, लीवर को फर्क इसलिए पड़ता है कि लीवर और स्प्लीन दोनों आपस में एक तरह से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड का मतलब जब क्लॉटिंग का टाइम आता है ना, वहां पे हमें हेल्प करता है, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आती है हमारी बॉडी में, तब स्प्लीन भी एकदम से गुहर में से निकल के आ जाता है बाहर, गुहर में से कब्र में से बाहर निकल के आता है, तो मरे हुए आरबीसी भी हमारे वहाँ काम आ जाते हैं, ठीक है। और जब इनकी फंक्शनिंग को ठीक करता है, इसका मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए तब उसका डिफरेंस मतलब उसका इफेक्ट हमें लीवर और स्प्लीन में देखने को मिलता है। रिमूव एब्डोमिनल फैट, वो तो हमें एक्सपीरियंस हम सब करते ही है इसके अंदर, क्योंकि आगे की तरफ झुकना हो रहा है और हमारा पेट दब रहा है इसके अंदर। फिर आता है सीरियस बैक कंप्लेंट्स जो है, शियाटिका स्पेशली इसमें नहीं करना। शियाटिका में जो नर्व खिंचती है, हम सोचते हैं हम नर्व को स्ट्रेच कर रहे हैं आगे, पर ऐसा नहीं है। नर्व जो होती है ना हमारी, ये वाली सियाटिका की नर्व, वो इस तरफ होती है ना कमर में, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही होती है। मैं नंबर एक मिनट कलर चेंज कर दूं,
तो यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही होती है sciatica में, इस तरफ की कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, हमारे लंबर रीजन से निकल के जा रही होती है जो, तो वहां से हमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। वो बेचारी पहले से ही परेशान है, अटकी हुई है कहीं किसी जगह पे, या तो डिस्क के बीच में अटक गई है, या तो मसल्स के बीच में अटक गई है कहीं पर नर्व। अगर हम इस तरह से हिलेंगे, ज्यादा करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, उसको इस तरह से जो स्ट्रेच देंगे, वो सियाटिका को रिलीफ महसूस नहीं कराएगा, बल्कि इसको और स्ट्रेच पहुंचाएगा। पहले ही वो तनाव में, ऊपर से हम इसको इसको ऐसा तनाव दे देंगे, इसलिए सियाटिका में नहीं करना। ओके, फिर आता है हार्ट डिजीज नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा ब्रेन में जा रहा है, और वो हार्ट और ब्रेन के अंदर ही, मतलब इतने छोटे एरिया में ही घूम रहा है, इसलिए। और इसमें लोग कहते हैं दिल के पास खून आ जाता है, खून तो पहले ही दिल के पास है, और कितना दिल के पास आएगा। आप ये कहिए इसका डिस्टेंस जो है फ्लो करने का, वो कम हो जाता है। हम ना ये वाला असर नहीं करेंगे, इससे ना खून ना दिल की तरफ आ जाता है। कुछ इस तरह की लैंग्वेज भी सुनी है मैंने, थोड़ा अजीब है। नॉर्मल आप सुनेंगे इस तरह से, कभी नोटिस करना इस तरह की गलतियां होती है लोगों से। फिर हाई बीपी हो जाता है, हाई बीपी इस वजह से हो जाता है क्योंकि पूरी बॉडी कोशिश कर रही है भागने की, और उसको पहले ही उतना हाई प्रेशर में वो चल रहा है, उसकी वॉल्स पहले ही कंस्ट्रक्ट हुई पड़ी हैं, ऊपर से मैं उसको और दबा के कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो जो प्रेशर हो और बढ़ जाएगा, एकदम शूट आउट कर जाएगा, ठीक है, और ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन में वहां पे कवर अप नहीं कर पाएगा, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल हर्निया, अल्सर्स, हिप इंजरीज, वर्टिगो, वर्टाइगो, वर्टाइगो में आपको बताया था कि जहाँ पे आप सर आगे की तरफ झुकाएंगे, तो वो जो कण है जो डिस्टर्ब करते हैं बैलेंसिंग में, वो हिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्टाइगो बढ़ जाएगा। नी प्रॉब्लम्स में, नी प्रॉब्लम अगर इनिशियल स्टेज में, देन इट्स गुड, अगर नी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में नहीं है, देन इट वोंट बी, तो वो इतना आसान हमारे लिए नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है वर्टिकल एंड डिस्क डिसऑर्डर, जितने भी होते हैं हमारे, वो दिक्कत देनी शुरू कर देते हैं। देन एब्डोमिनल इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से मतलब यहाँ पे ये आ गया कि जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, या पहले से कोई सी अल्सर अल्सर वाली कोई प्रॉब्लम चल रही थी एब्डोमेन में, उसको रिलीव नहीं कर पाता है, उसको बल्कि बढ़ा देता है, ठीक है। आज तक होता है, पर हम इतना ही रखते हैं क्योंकि 8 बज गए हैं। देन विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।